हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में और मध्यकाल की हम लास्ट लेक्चर मध्यकाल का लेक्चर शुरू हो रही है। और आप तक अपने प्राचीन काल के क्लास कर चुके हैं या नहीं, तो प्राचीन काल का जो पूरे वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल सजा के क्रमबद्ध रूप में दिया गया है, आप वहां पर पूरी तरह देख सकते हैं और उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, हमने प्राचीन काल को हमने क्लियर कर लिया है और मध्यकाल में हम आ गए हैं। मध्यकाल के पहले वीडियो लेक्चर हमने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में, राजवंशों के बारे में देखा था और आज हम जानेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। परिस्थिति तो बिल्कुल साफ है कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उस समय विदेशी आक्रमण भी अरबों, तुर्कों इत्यादियों का आक्रमण हो रहे थे। क्लियर, बिल्कुल परिदृश्य जो स्थिति थी हम लोग जान चुके हैं, परिस्थितियाँ कैसी थी, इंडिया की स्थिति कैसी थी हम लोग जान चुके हैं। और वही छोटे छोटे नगर राज्य है वही छोटे छोटे राज्य है, उनके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसी को हम देखेंगे और वो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। सीधा सी बात, हमने पहले कोई भी अगर राजवंश आते हैं तो उसे 4 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। या पूछेगा कि इस वंश की स्थापना किसने किया, प्रमुख शासन कौन है, या प्रतापी राजा कौन है, राजधानी क्या है, उनकी अंतिम शासक कौन है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश हम देख चुके हैं। क्लियर, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, इन्होंने क्या, ये भी सामंत थे और धीरे धीरे ये सब अपने को स्वतंत्र किए थे। तो सामंतवाद का जो संस्थापक है, जो इसको स्थापना राज्य का, जो स्वतंत्र राज्य का जो निर्माण किया है, स्थापना किया है, वो है दंती दुर्ग। क्या है? दंती दुर्ग। बहुत सारे इससे स्थापना से भी क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना, स्वतंत्रता का श्रेय किसको दिया जाता है, स्वतंत्रता के प्रथम संस्थापक इसका कौन है, तो वह है दंती दुर्ग। क्लियर, तो पहली जो इनकी स्थापना है किसने किया है? दंती दुर्ग ने किया है। इसकी राजधानी है मान्यखेत। कहाँ है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी जो है वो है मान्यखेत। इनकी राजधानी क्या है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। क्लियर, इनके जो महान शासक हुए हैं वो हुए हैं दंती दुर्ग ही क्या हुए हैं? महान शासक हुए। इन्होंने बहुत सारे युद्धों में जीता है, इन्होंने अपने राज्य को वैभव में दिया है। अंतिम शासक किसके हुए हैं? अंतिम महान शासक इसके अमोघ वर्ष हुए हैं। अमोघ वर्ष इसके अंतिम महान शासक हुए हैं। और क्लियर, और इनके चिन्ह के बारे में बात करते हैं। इनकी चिन्ह है गरुड़। इनकी जो कहा था कि भारत का भी कौन सा अशोक चिन्ह है, उसी प्रकार ये राज्य का भी चिन्ह होता था, उसको कौन सा चिन्ह था? गरुड़ चिन्ह था। कौन सा चिन्ह था? गरुड़। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी जो कब इनकी स्थिति है, हमने देखा कि मध्यकाल की स्थिति है, पूर्व मध्यकाल में इनकी स्थिति है। राष्ट्रकूट की राजधानी से क्या है? दंती दुर्ग है। संस्थापक कौन किया है? संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत, महान शासक दंती दुर्ग, अंतिम महान शासक कौन है? अमोघ वर्ष। और इनकी राज्य चिन्ह क्या है? गरुड़। इनकी क्या है? राज्य चिन्ह है। इतना आपको क्लियर हो गया बिल्कुल विस्तार आसानी से। क्लियर, अब देखते हैं दंती दुर्ग के कार्यों को देखते हैं कि आखिर दंती दुर्ग ने क्या क्या किया, किससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं दंती दुर्ग ने क्या किया है। एक युद्धों में हराया, सबसे प्रतापी राजा को इन्होंने हराया है, वो है कीर्तिवर्मन को। कीर्तिवर्मन कौन थे? वो चालुक्य राजा से चालुक्य शासक थे, उनको इन्होंने हराया है। किसको हराया है? चालुक्य के राजा कीर्तिवर्मन को इसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को इन्होंने हराया है। मुझेगा आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने चालुक्य के कीर्तिवर्मन को पराजित किया, हराया? तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? दंती दुर्ग। क्लियर, उसके बाद अब इस दंती दुर्ग को हराया तो इन्होंने अपार क्या किया? उपाधियां धारण किया। तो इनका भी 3 उपाधियां इन्होंने धारण किया है। महाराजा धीराज की उपाधियां, फिर परमेश्वर की उपाधियां धारण की और परम भट्टारक की इन्होंने उपाधियां, 3 बड़ी बड़ी उपाधियां इन्होंने धारण की। जब युद्ध को हराया, अपनी श्रेष्ठता अपनी दिखाई, अपनी राजनीति में, अपनी युद्ध कला में अपनी श्रेष्ठता दिखाई, तो उन्होंने क्या किया? उपाधियां कि हम तो महाराज है, परम भट्टारक है, क्या इत्यादि बड़ी बड़ी उन्होंने उपाधियां ली। एक शासक हुए हैं विक्रमादित्य, ये भी एक शासक थे। इन्होंने पृथ्वी पल्लव
खड्डवालोक की उपाधि इन्होंने इनकी दिया कि कौन सा उपाधि दिया, पृथ्वी बल्लोभ खड्डवालोक की उपाधि दिया। किसने दिया है तो वह याद रखिएगा विक्रमादित्य ने क्या दिया है, इसकी उपाधियां दी है इन्हें, क्या इन्हें उपाधियां दी है। इन्होंने एक महायज्ञ किया था जो सर्वाधिक, जो पूर्व मध्यकाल में या मध्यकाल में सर्वाधिक प्रचलित रही और सबसे महत्वपूर्ण रही है, वो है ये है, देखिए हिरण गर्भदान। इन्होंने सबसे बड़ा महायज्ञ कहा जाता था, इन्होंने महायज्ञ किया था हिरण गर्भदान। बहुत सा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है कि गर्भदान किस कौन सा यह महायज्ञ जो है, इस महायज्ञ को किसने शुरू किया, किसने प्रचलन में लाया, किससे संबंधित है, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको घुमाकर बना देगा। लेकिन आंसर एक ही होगा, वो है दंती दुर्ग। क्लियर। तो हिरण गर्भदान महायज्ञ किसने किया था, वो है दंती दुर्ग ने। इतना बात हमने क्लियर कर लिया। तो इन सारी कार्यों के बारे में हमने देखा कि इसकी स्थापना, राज, महान शासक, अंतिम महान शासक, इनकी राज चिन्ह क्या है, हमने दंती दुर्ग के बारे में देखा। चालुक्य को हराया, इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया, इस प्रकार हमने देखा। और इन्होंने एक हिरण गर्भदान नामक एक महायज्ञ उन्होंने शुरू किया है। क्लियर। उसके बाद आते हैं इनके शासक आते हैं, उनका नाम है कृष्ण प्रथम। एक शासक है, उनका नाम है क्या, कृष्ण प्रथम इनका नाम है। इन्होंने क्या किया, इनका जो कैलाश मंदिर जो देखते हैं एलोरा में जो कैलाश मंदिर आप जाइएगा, कैलाश मंदिर तो किसने बनाया, यही बनाया है कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है किसने बनाया है, कृष्ण प्रथम ने बनाया है। इसे क्वेश्चन आपको 3 प्रकार से पूछ सकता है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया, कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया किस राजवंश से संबंधित है, तो हो जाएगा कौन, राष्ट्रकूट वंश। कैलाश मंदिर एलोरा के किसने निर्माण कराया, तो हो जाएगा कृष्ण प्रथम। किससे संबंधित है, किसने निर्माण कराया, कौन प्रचलन में लाया, इत्यादि तमाम क्वेश्चन से बनेंगे। और हम कहे हैं कि जो दक्षिण वाली समय है मंदिर से तो क्वेश्चन जरूर रहता है। क्लियर। चालुक्य का अस्तित्व इन्होंने क्या कर समाप्त कर दिया। चालुक्य को इन्होंने हराया, दंती दुर्ग ने तो केवल चालुक्य को हराया, लेकिन इन्होंने चालुक्य को क्या कर दिया, पूरा अस्तित्व में समाप्त कर दिया। जो बचा उचा छोटा मोटा था सबको पराजित करके अपने में क्या कर संकलित कर लिया और इसकी अस्तित्व को ही मिटा दिया। किसने, कृष्ण प्रथम ने। एक जो भी नोट में है वो देखिए कि राष्ट्रकूटों की मुद्राएं जो है कलंज, गृहचंक और कसु होती थी, ये मुद्राएं होती थी। जैसे आज मुद्रा है हमारे पैसा, उसी प्रकार इसका भी जो मुद्राएं होती थी, पैसा जो होती थी वो है कलंग, कसु, गधचंक इत्यादि नामों से हमें इसे जानते थे। किसके मुद्राओं के बारे में, राष्ट्रकूट के मुद्राओं के बारे में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं शासक, आते हैं गोविंद तृतीय। कौन आए शासक, गोविंद तृतीय। पहले हमने देखा दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, उसके बाद देखा गोविंद तृतीय। कौन आए शासक, गोविंद तृतीय। इन्होंने किसको, दक्षिण भारत के बहुत सारे शासकों को, पल्लव को, पांडवों को, गंग को इत्यादि बहुत छोटे छोटे जो दक्षिण भारत में जो राज्य थे उन सब को इन्होंने एक तरह से के हरा दिया। किसने, गोविंद तृतीय ने। और उन्होंने दक्षिण भारत में इन्होंने अपनी प्रभुत्व स्वीकार की और सबको नियंत्रण में किया। किसने, गोविंद तृतीय ने। और सबसे महान शासक उस समय माना जाता था गोविंद तृतीय, दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के उस समय। क्लियर बात हमने जाना, बस इतना ही। और इन्होंने और दोबारा काम नहीं किया। उसके बाद आते हैं अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष सबसे महान और अंतिम महान शासक थे अमोघ वर्ष। और इन्होंने अंतिम महान शासक है तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इन्होंने ये बड़ा लेखक भी थे, ये थे राजा के साथ साथ लेखक भी थे। इन्होंने 2 रचना किया है। किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। जानते हैं कि दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा, तेलुगु, मलयालम इत्यादि प्रचलित थे। तो वो जो इन्होंने कन्नड़ भाषा में 2 इन्होंने ग्रंथ 2 लिखा है, वो है, एक है कवि राजमार्ग। आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन आप देखिएगा कि इसे एक न एक क्वेश्चन रहेगा, कवि राजमार्ग की रचना किसने किया। और दूसरा होगा कवि राजमार्ग की रचना किसने किया, दूसरा होगा प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना किसने किया। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, अमोघ वर्ष। क्लियर। उसके बाद इसके दरबारी कवि 3 थे, एक जिनसेन, शकरायन और महावीर चार्य। महावीर चार्य, शकरायन, जिनसेन इनके दरबारी कवि थे। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गया, साम्राज्य खत्म, नष्ट हो गया और साम्राज्य बन गए। लेकिन आज भी इसकी विशेषताएं बनी हुई है। जैसे हम आज भी देखते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हर इनका विकास आज भी देखने को मिलता है। तो
तो चलिए इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा। और एक बात इम्पोर्टेंट और हमने पाल वंश के बारे में बताया था कि हमने देखा कि पूर्व मध्यकाल में त्रिपक्षीय संधि, जो जैसे हम भारत को अगर मैप मान लेते हैं कि भारत को मैप, तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष होती थी कन्नौज के लिए, एक थी पाल वंश, एक थी राष्ट्रकूट वंश और एक थी प्रतिहार। और ये तीनों में तो हम जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट भी क्या थी, सम्मिलित थे। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि और इतने उस समय के महत्वपूर्ण पूर्व मध्यकाल में महत्वपूर्ण राजा थे कौन, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, और तीनों आपस में लड़ते रहे और धीरे धीरे अंत हो गया, फायदा उठा लिया अरबों वाले, तुर्की वाले, और आकर यहाँ पर बस गए, उन्होंने शासन कर लिया। इस प्रकार क्या हो गया, मुस्लिम राज्य का स्थापना हो गया भारत में। तो चलिए इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में चलिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।